हाय एवरीवन, दिस इज मी निशांत एंड वेलकम यू ऑन निशांती एकेडमी। ये जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंत में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है निशांती एकेडमी के नाम से, उसे ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट या ट्रेड पर्पज से काम नहीं करते और इनका काम करने का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है कि सोशल वेलफेयर करना या चैरिटी करना। बेसिकली ये सोशल वेलफेयर और चैरिटी पर्पज से स्टैब्लिश करे जाते हैं। इसके अंतर्गत क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन, वेलफेयर सोसाइटीज और वे सारी सोसाइटीज आती हैं जो आर्ट और कल्चर के प्रमोशन के लिए वर्क करती हैं। इनकी सर्विस या तो फ्री होती है या फिर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं। और इंडियन कंपनीज एक्ट 2003 के सेक्शन 8 के अंतर्गत इसे इस्टेब्लिश करा जाता है। अब चूंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेल और परचेज से रिलेटेड नहीं होता, तो ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत नहीं आती, नहीं बनाई जाती। तो फिर क्वेश्चन ये बनता है कि सर फिर रिकॉर्ड क्यों करते हैं अकाउंट्स के अंदर, इनका जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो क्यों करते हैं? तो देखो, इसका रीज़न 2 होता है। एक होता है कि अगर सपोज़ करो कि आपका एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गेनाइज़ेशन है और वो सपोज़ ज़रूरतमंद की हेल्प कर रहा है। जैसे सपोज़ एजुकेशन पर बेस्ड है, एजुकेशन के लिए वर्क कर रहा है कि गरीब बच्चे हैं, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें शिक्षित करना है। लेकिन सपोज़ किसी किसी दिन कुछ लोगों ने मिलकर के आपके ऑर्गेनाइज़ेशन पर ब्लेम लगा दिया कि ये तो फ्रॉड है, ये क्या करते हैं, ये प्रॉफ़िट रखती है। तो उस सिचुएशन पे अगर नेक्स्ट डे अगर इनकम टैक्स वाले आपके पास पहुँचेंगे, तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए रिकॉर्ड, जहाँ पे आपने सारी चीज़ें मेंटेन करी हो कि कहाँ से आप लोगों को फंड मिला, फिर उस फंड को आपने कहाँ-कहाँ लगाया। तो एक रीज़न ये होता है कि अगर किसी तरह से अगर उन पर ब्लेम लगाया जाए फ्रॉड का, तो उस समय उनके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो, जिसे वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइज़ेशन को दिखा सकें। फर्स्ट रीज़न रिकॉर्ड को मेंटेन करने का वो ये है टू मीट द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। और जो दूसरा रीज़न होता है वो ये है कि हेल्प देम इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स। मतलब रिकॉर्ड जब मेंटेन होता है तो हमें पता चलता है ना कि कितना सारा इनकम आया है, हमारा जनरेट हुआ है और हमें कहाँ-कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। तो ऐसा ना हो कि खर्च ज़्यादा हो जाए और इनकम कम है, तो वो भी गलत है। तो इसलिए इनकम के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करने के लिए जो है हमें एक आइडिया मिलता है, रफ आइडिया मिलता है कि हमें कहाँ-कहाँ कितना खर्च करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फीचर है, जो हमें ध्यान में रखना है, वो ये है कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फंड रिसीव हो रहे हैं, वो सारे फंड जो है कैपिटल फंड और जिसका दूसरा नाम है जनरल फंड के रूप में क्या होगा, क्रेडिट करा जाएगा। और ये सारे फंड का जो सोर्स होगा वो क्या-क्या होगा, सब्सक्रिप्शन होगा, जिसे हम लोग कहते हैं मेंबरशिप, दूसरा डोनेशन, तीसरा लेगेसीज, चौथा ग्रांट इन एड्स, पांचवा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें हैं क्या, हम लोग आगे देख लेंगे अभी। नाउ अगर मैं रिकॉर्ड्स मेंटेन की बात करूं तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे पहले क्या रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक होता क्या है, तो आप बोलोगे सब्सिडरी बुक है सर, पढ़ा है हमने, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है लेज़र अकाउंट मेंटेन करा जाता है। तीसरा स्टॉक रजिस्टर्ड होते हैं जिसे मेंटेन करा जाता है। बेसिकली ये ऐसे रजिस्टर्ड होते हैं जिनके अंदर ईयर एंड के में जितना स्टॉक बच गया है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, उसे मेंशन करके रखा जाता है। नेक्स्ट है उसी तरीके से फिक्स्ड एसेट रजिस्टर्ड, मतलब वो सारे रजिस्टर्ड जहाँ पे टोटल फिक्स्ड एसेट, टोटल संपत्ति को, फिक्स संपत्ति को मेंशन करके रखा जाता है। नाउ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट में स्पेशली किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में जो हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसके अंदर पहला जो बनता है बुक, वो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। तो इन तीनों को मेंटेन करके रखा जाता है कब, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंतर्गत हम लोग क्या मेंशन करेंगे, कितना सारा हमें रेवेन्यू रिसीव हुआ है और हमने कहाँ-कहाँ पे करा है।
सो बेसिकली ये होता क्या है, तो ये कैश बुक का समराइज्ड फॉर्म है। मतलब कैश बुक के अंदर हमने जितना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करा था, उसे समराइज करके हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। फिर नेक्स्ट है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो लगभग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सिमिलर होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम डिटरमाइन कर सकें सरप्लस या डेफिसिट को, जो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हमें हुआ है। मतलब अगर हमें जैसे इनकम सरप्लस हो गया या इनकम डेफिसिट हो गया, मतलब ज़्यादा इनकम हो गया, जितना खर्च है उससे बहुत ज़्यादा हो गया, तो दैट इज कॉल्ड सरप्लस। और जितना हमें एक्सपेंडिचर करना था उससे कम हमारे पास इनकम आया है, तो वो उस समय क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा बैलेंस शीट। फाइनली हम लोग क्या मेंटेन करेंगे, क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। नाउ ये जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट आएगा नहीं, बस एक बार दिखा दिया मैंने कि ऐसा होता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि रिसीप्ट में हम लोग क्या-क्या मेंशन करेंगे और पेमेंट में क्या-क्या मेंशन करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। रिसीप्ट के अंतर्गत क्या-क्या मेंशन होता है, क्या-क्या चीज़ें रिसीव हो रही हैं, और पेमेंट के अंतर्गत कहाँ-कहाँ हम लोग पे करते हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। सो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं जो रिसीप्ट के अंदर आती हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो पेमेंट्स के अंतर्गत आती हैं, वो इसे आपको याद करना है। तो इसे एक बार देख लेना, याद करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा लॉजिकल सोचोगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, वेजेस और सैलरी, ये हम क्या करेंगे, पे करेंगे तो पेमेंट के अंदर आएगा। लेकिन वही अगर मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप की बात करूँ या लाइफ मेंबरशिप फ़ी की बात करूँ, तो ये क्या होगा, एक अर्निंग होगा जो आएगा ऑर्गेनाइज़ेशन के पास, तो एक रिसीप्ट होगा वो। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। अगेन हमें फॉर्मेट से मतलब नहीं है। अब इसमें ये ध्यान रखना है, एक एक्सपेंडिचर का साइड होता है और एक इनकम का साइड होगा। एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है, डेबिट। हमने पढ़ा भी है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसे हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वही इनकम है वो क्या होगा, क्रेडिट। तो इनकम एंड गेन को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ यहाँ पे डिफरेंसेस मैंने बताया हुआ है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आप कंपैरेटिवली अगर याद रखोगे ना तो बहुत काम आने वाली है आपकी। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है कि ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह काम करता है, जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बुक का समराइज्ड फॉर्म है। दूसरा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। वही जो मेरा पेमेंट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो रेवेन्यू नेचर का भी होता है और कैपिटल नेचर का भी होता है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेट ओनली दी करंट पीरियड। मतलब जो एक इनकम हो रहा है या हम जहाँ खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सिर्फ उसी पीरियड से होगा, उसी अकाउंटिंग पीरियड से होगा जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को मेंशन करा जा रहा है। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट में क्या होता है कि हमें कुछ रिसीव हुआ, जैसे सपोज करिए हमें एक एसेट रिसीव हुआ, तो वो एसेट जरूरी नहीं है कि उसी अकाउंटिंग ईयर में रहेगा, उसके बाद वाले ईयर में वो वैनिश हो जाएगा, हो नहीं सकता। तो उस सिचुएशन में हमें ये ध्यान में रखना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट में हम लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि करंट पीरियड तो मेंशन होता ही है, लेकिन प्रेसिडिंग वाला और सक्सीडिंग वाला जो टाइम पीरियड होगा वो भी मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है मेरा जो डेबिट साइड होता है, इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जो डेबिट साइड होगा वहां पे हम लोग क्या मेंशन करेंगे, एक्सपेंसेस एंड लॉस। अब ये सब रट्टा मत मारने लगना, समझना है, लॉजिक लगाना है यहाँ पे। और उसी तरीके से जो डेबिट साइड होगा इसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डेबिट साइड होगा उसमें क्या हम लोग मेंशन करेंगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो जो भी रिसीव हो रहा है ना, रिसीव हमें मिल रहा है, वो क्या करेंगे हम लोग, उसको डेबिट कर देते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट साइड, सेम उसी के जैसे काम करता है। उसके बाद आता है मेरा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमें ये ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करा जाता। उसी तरह से ओपनिंग बैलेंस जो है वो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन नहीं होता, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो है ये मेंशन होता है। क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमें ये बताएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कि हमारा ओवरऑल कितना इनकम हुआ है या फिर हमें हमारा कितना ज़्यादा खर्च हुआ है। और वही रिसीप्ट एंड पेमेंट में जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमें ये बताता है कि हमारे पास टोटल बैलेंस, चाहे वो बैंक बैलेंस हो चाहे वो कैश इन हैंड हो, तो वो हमारे पास कितना है। ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहला है मेरा सब्सक्रिप्शन। सो बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं तो उस समय क्या होगा, एज अ मेंबरशिप आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा।
तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्सक्रिप्शन लेना उसका। तो अब ये सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग मतलब या तो वो 1 साल का होगा, अगले साल आपको फिर करवाना है, या तो वो 6 मंथ का होता है, हाफ ईयरली जिसे कहते हैं, या तो लाइफ टाइम वाला भी सब्सक्रिप्शन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि ये कितने समय का है। तो टाइम पीरियड इसके अंदर मेंशन होता है और हमें ये ध्यान रखना है सब्सक्रिप्शन जो होता है वो रिकरिंग नेचर का होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो सब्सक्रिप्शन जब हम लोग ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पे करेंगे। तो एक रिसीप्ट जो है आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये क्या होगा, इनकम होगा, एज एन इनकम हम लोग ट्रीट करेंगे तो ये इनकम साइड में लिखा जाएगा। उसी तरह से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये क्या होगा, रिसीप्ट साइड में आएगा क्योंकि रिसीप्ट आया है ऑर्गेनाइजेशन के पास। नेक्स्ट है मेरा डोनेशन। बेसिकली डोनेशन दो तरह का होता है, एक को कहते हैं हम लोग जनरल डोनेशन और दूसरा होता है मेरा स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब हमने सिर्फ दान दे दिया किसी को, अब भले ही वो कुछ भी करे उस पैसे का, हमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन, हमने ये बोल के दान दिया कि देखो भैया ये पैसा जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो तुम्हें सिर्फ एजुकेशन में लगाना है। तो वो हो जाएगा मेरा स्पेसिफिक डोनेशन। मतलब डोनेशन एक ऐसा पर्टिकुलर डोनेशन जो एक पर्टिकुलर पर्पस से दिया गया हो, तो उसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। बेसिकली डोनेशन होता क्या है, एक गिफ्ट होगा, इन कैश हो चाहे वो किसी तरह का प्रॉपर्टी हो यानी कि एसेट, और वो किसे दिया जाए तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, तो फ्रॉम सम पर्सन टू ऑर्गेनाइजेशन। इट अपीयर्स ऑन द रिसीव्ड साइड ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा उसका रिसीप्ट साइड में ये आता है। नेक्स्ट है मेरा लेगेसीज। अब देखो लेगेसी का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन डेथ करने वाला है और उसके बाद उसका कोई जनरेशन में नहीं है जो उसकी संपत्ति को संभाले, तो उस सिचुएशन में जो पर्सन होता है वो क्या करता है, अपनी सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट के नाम कर देता है। तो अब ट्रस्ट के पास क्या होगा, उसकी सारी संपत्ति आएंगी, तो किस फॉर्म में आती है, तो एज अ लेगेसी के फॉर्म में आती है। अब हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब वो आ रही हैं तो एज अ रिसीप्ट आएंगी, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो रिसीप्ट साइड में मेंशन करा जाएगा। और ये डायरेक्टली जो है बैलेंस शीट के कैपिटल फंड या जनरल फंड से रिलेट होता है। ये लाइन भी सर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। However, legacies of a small amount may be treated as income। अब जो छोटा अमाउंट होगा लेगेसीज का उसे इनकम के जैसा भी ट्रीट करा जाता है, इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मेरा लाइफ मेंबरशिप फी। सेम है, सब्सक्रिप्शन के जैसा ही होता है, तो ऐसा सब्सक्रिप्शन जो आपके पूरे लाइफ मेंबरशिप का जो है पूरा फी एक बार में ले, सिंपल, उसे हम लोग कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। किधर आएगा, तो देखो अमाउंट फिर जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास आ रहा है तो वो क्या आएगा, इनकम साइड में लिखा जाएगा या फिर रिसीप्ट साइड में होगा। नेक्स्ट है मेरा एंट्रेंस फी। अब देखो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सिर्फ एंट्रेंस चार्ज लेते हैं किसी जगह पे। मतलब आप उसमें इंटर कर रहे हो, मतलब उसमें इंट्रोड्यूस हुए हो, तो आपको एक जो है रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा, बस उसके बाद आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रेंस फी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जैसे कि कोई क्लब हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि क्लब वाला जो है, क्लब का हम मेंबरशिप ले रहे हैं एक तरह से, तो हमें जब जस्ट हमने जब एंटर किया उस समय हमने क्या करा, कुछ चार्ज उसे दिया एज अ एंट्रेंस फी, और उसके बाद फिर हमें कभी कुछ पैसे नहीं देने हैं। तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर आएंगी, तो इंटरेस्ट फी के अंदर आएंगी। तो अभी हमें बस इतना ध्यान में रखना है कि इंट्रेंस फी जो है वो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, और इसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीप्ट साइड इंटर करेंगे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग इनकम साइड इसे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है मेरा सेल ऑफ ओल्ड एसेट। अब पुराना कोई भी संपत्ति होगा अगर उसे मैं बेच रहा हूँ तो हमें क्या मिलने वाला है, तो आप बोलोगे कि सर हमें इनकम जनरेट होगा, उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा। तो रिसीप्ट जो है हमें मिलेगा एक तरह से, तो रिसीप्ट होगा किधर, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। और फिर दूसरा जो है हमें एक इनकम मिलेगा, सो ये मेरा इनकम साइड में हम लोग लिखेंगे किसमें, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नेक्स्ट है मेरा सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीरियोडिकल्स होता क्या है। तो अगर सीधे सीधे अगर मैं बोलूं तो वे सभी पब्लिकेशंस जो कुछ इंटरवल के बाद, कुछ रेगुलर इंटरवल पर हमेशा कुछ ना कुछ पब्लिश करते रहते हैं, ताकि उनका जो है एक सोर्स ऑफ अर्निंग हमेशा बना हुआ रहे, तो उसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिकल्स। तो अगर उस पीरियोडिकल्स को बेचा जाएगा, जैसे सपोज मैगजीन बेची जा रही है एक पर्टिकुलर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो उसे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसे हम लोग किधर लिखेंगे, तो इनकम साइड में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
और फिर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, तो एक रिसीप्ट आ रहा है उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो रिसीप्ट अकाउंट में वो मेंशन होगा। नेक्स्ट है मेरा सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, सेम है वैसा ही है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है मेरा पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। अब ये ऑनरेरियम क्या होता है, ऑनरेरियम होता है जैसे कंटिन्यूअस हम क्या करते हैं, पैसे नहीं देते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक इलेक्ट्रीशियन आया, तो वो जो है वो उसी का एम्प्लॉयी है, कि मतलब बार-बार उसी को बुलाया जाता है, लेकिन उसे हमेशा पे नहीं करा जाता। वो जब आके ठीक करेगा तभी उसको पेमेंट मिलेगी। तो वो हो गया एक तरह का ऑनरेरियम। इसके अलावा सर ऑनरेरियम में क्या आएगा, जैसे सपोज आर्टिस्ट है, जैसे सपोज कोई परफॉर्मेंस हो रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो उन्होंने क्या करा, शाहरुख खान को बुला लिया। तो शाहरुख खान क्या है, एक आर्टिस्ट है, तो वहाँ वो आने की क्या करेगा, पैसे देगा। तो इस तरह से जो ऑनरेरियम होता है उसका पेमेंट जो है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम कहलाता है। So this is the amount paid to a person who is not the regular employee of the institution. The payment of an artist for giving performance at the club is an example of honorarium. This payment of honorarium is shown on the expenditure। अब देखो ये important है कि honorarium जो होता है वो एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग मेंशन करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब नेक्स्ट है मेरा एंडोमेंट फंड। अब देखो एंडोमेंट क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ। सपोज करो कि आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपका ORG, और मैंने क्या करा, आपको एक अमाउंट दिया, डोनेट किया आपको। सो समथिंग अमाउंट मान लेते हैं, इसे मैंने क्या करा, आपको दिया। लेकिन देते समय मैंने क्या कहा आपसे, एक कंडीशन कहा कि जो भी मैं पैसे आपको दे रहा हूँ वो आपको 10 साल के बाद खर्च करना है, अभी बिल्कुल नहीं, छूना भी नहीं है इसको पैसे को। तो अब बताओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पैसे को लेके क्या करेगी, तो अब बोलोगे कि सर समझदारी तो यही है कि उसे कहीं पे डिपॉजिट कर दो, सेफ डिपॉजिट, क्योंकि 10 साल के बाद ही हमको खर्च करने के लिए कहा है उन्होंने, तो हम 10 साल के बाद ही खर्च कर पाएंगे उसे। तो हम क्या करते हैं, इसका फिक्स डिपॉजिट जो है इस पैसों का कर देते हैं। तो उस समय में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन उन पैसों को क्या करती है, फिक्स डिपॉजिट कर देती है, या फिर आप समझ लो कि सिक्योरिटी पेपर्स है, एक तरह से सिक्योरिटी पेपर्स भी खरीद सकती है वो। तो हमेशा ये ध्यान में रख के करा जाता है कि अगर कुछ कंडीशन के साथ कुछ स्पेसिफिक फंड आया है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उस फंड को एज अ सोर्स ऑफ अर्निंग बना लेगी। मतलब उसे वो कमी नहीं, वो मतलब जितना फंड सामने वाले ने दिया है उतना फंड अगर उसने 5 साल के बाद मेरे से मांग लिया मेरे से, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हम उसे फंड दे देंगे। लेकिन हमारा जो सोर्स ऑफ अर्निंग जो उससे बन रहा है, वो भी हम क्या करेंगे, अपने पास एक क्रिएट करें। तो वो क्या करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह के फंड को सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, सेविंग अकाउंट में जमा कर दी, फिक्स डिपॉजिट कर दी एक तरह से, ताकि उसका जो इंटरेस्ट है एज़ अ सोर्स ऑफ अर्निंग जो है बना हुआ रहे। तो इसे हम लोग जो है कैपिटल रिसीप्ट के अंतर्गत मेंशन करते हैं, और जो है ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो है वो क्या होगा, मेंशन होगा। नेक्स्ट है मेरा गवर्नमेंट ग्रांट। बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, तो एक ऐसा ग्रांट जो गवर्नमेंट दे रही है, प्रोवाइड करा रही है। किसको प्रोवाइड कराएगी, तो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको एक ग्रांट प्रोवाइड करती है, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। अब गवर्नमेंट ग्रांट को एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी हो सकता है, जैसे बिल्डिंग ग्रांट हो गया, या फिर एक रेगुलर इंटरवल पर भी दिया जा सकता है। जैसे सबको, जैसे सपोज स्कूल के अंतर्गत जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें एक ग्रांट दे करके स्कूल एम्प्लॉइज की फी जो है दी जा रही है। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट ग्रांट जो है वर्क करता है। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कौन सा चीज किधर आता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिपेयर करता है, क्या बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बताया था नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आता है। दूसरा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये होगा, ऑल द अबव तो हो ही नहीं सकता, तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस चीज को, किसको रिकॉर्ड करता है, तो पहला है मेरा रेवेन्यू नेचर का होता है, दूसरा होता है मेरा कैपिटल नेचर का होता है, तीसरा है मेरा ए और बी दोनों, और चौथा है मेरा बी ना ही सी। अब देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ, मतलब किस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो ये मेरा रेवेन्यू नेचर का होता है। हमने हमने देख लिया था ऑलरेडी भी, जो डिफरेंस देखा था जहाँ पे, वहां पे देख लिया था। थर्ड जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल और ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज।
अब जो सब्सक्रिप्शन क्रिएट करा गया है स्कूल के लिए या फिर जो है किसी एनुअल फंक्शन के लिए उसे किस तरीके से ट्रीट करा जाता है, तो इसका आंसर है मेरा कैपिटल रिसीव्ड। तो एज अ कैपिटल रिसीव्ड कितना कैपिटल हमें रिसीव हुआ है जिससे हम लोग अपना ये सारा काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीव्ड कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फी रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब कह रहा है कि जो एंट्रेंस फी होगा, द अमाउंट ऑफ द एंट्रेंस फी रिसीव्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उससे जो रिसीव्ड होता है, इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कहाँ शो होगा। तो अब देखो एंट्रेंस फी का मतलब जो एक बार जो है एंट्री के लिए फी दिया जाएगा, तो वो कहाँ होगा, तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट नहीं, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट नहीं, डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता, क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, जो इनकम साइड होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या शो होता है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो होती है, डेप्रिसिएशन ये शो होता है, तीसरा मेरा लाइफ मेंबरशिप फी ये शो होता है, और चौथा जो है वो मेरा हुआ है अक्रूड सब्सक्रिप्शन। देखो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही समझ में आ रहा है कि नहीं हो सकता। तो लाइफ मेंबरशिप जो है वो मेरा क्या होगा, एक तरह से रिसीव आ रहा है ना, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बात करें तो लाइफ मेंबरशिप फी जो है एक कैश जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आ रहा है, तो एक ऐसा क्या आएगा, ऐसा रिसीप्ट आएगा, तो सी इसका आंसर होगा। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस आपको बहुत जल्द अपडेटेड मिलेंगे ऐप के अंदर, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। 20 से 50 क्वेश्चंस तक का भी सेट हो सकता है जिसके अंदर हर टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं करी है वो ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अलावा 10 जुलाई को लाइव मॉक टेस्ट 3 हो रहा है, तो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी एग्जाम ओरिएंटेड होने वाला है। 1 और 2 हो चुका है, तो जिन्होंने यूपीएससी ईपीएफओ का फुल पैकेज लिया हुआ है ऐप के अंदर, तो वो ये जो 2 लाइव मॉक टेस्ट है उसे अभी भी चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो है ये लाइव मॉक टेस्ट ऐसे नॉर्मली ये फ्री होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू गुड लक।